आज हम लोग जो इकोनॉमी का प्रीलिम्स 2022 के लिए जो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, उसमें हम सबसे पहले एग्रीकल्चर का टॉपिक लिया है। और एग्रीकल्चर जैसे कि पता है कि 3 से 4 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। मुख्य परीक्षा में जीएस थर्ड पेपर में ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को हम समझते हैं, जिसे हम सतत कृषि कहते हैं। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का एक्चुअली मतलब क्या होता है? तो देखिए, आज हमारे देश में हमारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। और सबसे खास बात तो ये है कि हमारा जो पूरा फूड सिक्योरिटी है वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है, क्योंकि एग्रीकल्चर कमोडिटी के अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो फिर गरीब आदमी कैसे रह पाएंगे। और आपने देखा होगा कि आज के कॉन्टेक्स्ट में क्लाइमेट चेंज के दौर में जब जलवायु परिवर्तन की समस्याएं हैं, तो एग्रीकल्चर एक बहुत कह सकते हैं कि चैलेंजिंग इशू बन गया है। जरूरत है हमें एग्रीकल्चर को समझने की और इस प्रकार के एग्रीकल्चर को अडॉप्ट करने की जो सस्टेनेबल हो, मतलब सतत विकास की जरूरत है, सतत एग्रीकल्चर की जरूरत है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जरूरत है। तो हम जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं उसका शॉर्ट में मीनिंग क्या है? तो शॉर्ट में मीनिंग ये है कि हम ऐसी एग्रीकल्चर करेंगे जिसमें इन्वायरमेंटल लॉस ना हो। हम परंपरागत तरीके से खेती करेंगे, हम ट्रेडिशनल तरीके से खेती करेंगे, विदाउट इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, बिना मिट्टी को नुकसान पहुंचाए। हम पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत, क्योंकि पानी की समस्या है, वाटर क्राइसिस है, तो ऐसी फसलों को हम लेके आगे बढ़ेंगे जिनमें पानी की कम जरूरत होती है। या फिर हम जो आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी हम जो है रिसोर्सेज को बचा के रखें, मिट्टी की हेल्थ को मेंटेन करके रखें, ताकि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के माध्यम से जो है हम आगे के जो रास्ता है हमारा उसको हम क्लियर कर सकें। मतलब हम बिना नुकसान पहुंचाए हम एग्रीकल्चर को कैसे करेंगे, यही सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है। इसमें हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, ये है क्या? एक्चुअली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जलवायु परिवर्तन, जो क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम है, जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को लाया गया। मतलब वाई, क्यों लाया गया? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और हेल्थ, बिकॉज ऑफ फूड सिक्योरिटी, क्योंकि खाद्य सुरक्षा की हमको जरूरत है। तो यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि इन ऑब्जेक्ट के साथ ये जो है लाया गया है। अब गवर्नमेंट के इंटरवेंशन क्या है, गवर्नमेंट ने क्या कार्य किए हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए, तो आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कि आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, NMSA क्या होता है इसका मतलब? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा प्रीलिम्स के लिए। तो NMSA क्या है? द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये कब लाया गया? ये लाया गया 2014 और 15 में लाया गया। ठीक है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कब लाया गया? 2014-15 में। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वो ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज है, राइट, हमारे जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, इसके अंतर्गत हमने 8 मिशन लाए हैं। और ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज ये 2008 में लाया है भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज कब लाया? 2008 में लाया। तो इसमें 8 मिशन ऐसे लाए गए हैं, 8 मिशन ऐसे लाए गए हैं जिनके द्वारा हम जलवायु परिवर्तन या क्लाइमेट चेंज को क्या करेंगे? कॉम्बैट करेंगे या उसको फाइट करेंगे, उससे लड़ेंगे, उसके चैलेंजेस जो हमारे हैं उनसे निपटने के लिए एक्शन प्लान 2008 में सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया, जिसमें से एक मिशन है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये बहुत खास बात है आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो ये तो मैंने आपको बताया कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या है, ये क्यों लाया गया, ये भी मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके जो है, इसके 3 जो हैं, कह सकते हैं 3 क्या है, इसके 3
मेजर कंपोनेंट्स हैं, थ्री मेजर कंपोनेंट्स हैं। तो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जो है वो है आरईडी। आरईडी का मतलब क्या होता है? आरईडी का मतलब होता है रेंट फेड एरिया डेवलपमेंट। यहाँ पे लिखता हूं रेंट फेड एरिया डेवलपमेंट, ठीक है। एक ये कंपोनेंट है इसका, किसका? एनएमएसए का। पहला कंपोनेंट हो गया। सेकंड कंपोनेंट क्या है? सेकंड जो कंपोनेंट है वो है ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, ठीक है, ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एनएमएसए जो है ये 2014 में लाया गया। ये क्या है? एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मिशन है, और ये नेशनल जो एक्शन प्लान जो है क्लाइमेट चेंज के लिए, जो गवर्नमेंट के द्वारा 2008 में लाया गया, जिसमें 8 मिशन हैं, उसमें से ये एक मिशन है। इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला कौन सा हो गया? रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। दूसरा क्या हो गया? ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट। और तीसरा जो है, थर्ड जो है वो क्या है? थर्ड है वो है सॉइल हेल्थ कार्ड। तीसरा जो है वो है सॉइल हेल्थ कार्ड। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। ये इस तरीके से जो है आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, सरकार ने इतनी चीजें तो की हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ में और बताना चाहता हूँ कि सरकार ने और क्या क्या इंटरवेंशन किए हैं। तो परंपरागत कृषि विकास योजना है, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। ये इसी डायरेक्शन में सरकार का जो है एक स्कीम लाई है, परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट, ठीक है, वैल्यू चेन डेवलपमेंट। ये हो गया आपका मतलब, और गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 और 16 में ये आई है, कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अलग से पढ़ेंगे। ये भी प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में लाई गई है। सरकार के द्वारा एक गवर्नमेंट के द्वारा जो है एक नेशनल बैम्बू मिशन भी लाया है। नेशनल बैम्बू मिशन मतलब राष्ट्रीय बांस मिशन लाया गया 2018 में। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, क्योंकि बैम्बू काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, हमारे इकोलॉजी के लिए, इकोसिस्टम के लिए। तो अप्रैल 2018 में इसको लाया गया। तो गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए लिए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए जो कि हमारी तरफ से जरूरी है। क्या हमारी तरफ से जरूरी है मतलब रिफॉर्म्स कौन कौन सी नीडेड हैं, क्या हमें करना चाहिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए। तो ये चीज़ प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मुख्य परीक्षा के लिए तो है ही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिजिलिएंट इंटरक्रॉपिंग सिस्टम हमारे यहाँ पास होना चाहिए। अब रिजिलिएंट इंटरक्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है? रिजिलिएंट इंटरक्रॉपिंग सिस्टम किसे कहते हैं? कि जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल कभी कभी मानसून डिले हो जाता है, और चूंकि हमारा एग्रीकल्चर पूरा मानसून पे ही बेस्ड है, तो इसके लिए जो है अगर मानसून डिले हो जाता है तो हम छोटे कह सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन की जो है क्रॉप्स को उगा सकते हैं। तो ये रिफॉर्म्स जरूरी ये है कि हम जब मानसून डिले हो तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप को उगा सकें। पहला रिजिलिएंट इंटरक्रॉपिंग सिस्टम, पहली जो मैंने आपको बात बताई, जो मुख्य परीक्षा में आप लिख सकते हैं। सेकंड आप क्या बता सकते हैं? सेकंड आप ये बता सकते हैं कि जीरो टिलेज। सेकंड आप बता सकते हैं जीरो टिलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, आपको ध्यान रखना है। और इसको हम नो टिल फार्मिंग भी कहते हैं। इसको हम नो टिल फार्मिंग भी कहते हैं। इसको हम ड्रिलिंग फार्मिंग भी कहते हैं। ड्रिलिंग फार्मिंग भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? शून्य जुताई खेती, शून्य जुताई खेती या शून्य जुताई पद्धति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, आपको ध्यान में रखना होगा।
इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि आज जो है हम लगातार क्या करते हैं, बार बार जो है हम कह सकते हैं कि खेत को जोतते हैं बार बार। खेत की जोतने से होता ये है कि उसमें से CO2 निकलता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि खेत को जोतने पर उसमें से CO2 निकलता है, और CO2 जो है एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा रही है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये खास बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि जब हम खेत को बार बार जोतते हैं तो मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उसकी जो उर्वरकता है, वो भी समाप्त हो जाती है, उसका मॉइस्चर निकल जाता है, और हमें काफ़ी लंबे समय की ज़रूरत होती है, क्योंकि खेत जोतना पड़ता है, लेबर की ज़रूरत होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्टिंग ज़्यादा आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो टिलेज पद्धति है, जिसको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, जीरो टिलेज जो है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी खेती के लिए, हमारी क्रॉप के लिए, जिसमें हमें खेत की जुताई नहीं करनी पड़ती है। और मैं आपको बात बताऊं कि खेत की जब जुताई नहीं करनी पड़ती तो हमें समय भी कम लगता है, एवेपोरेशन भी नहीं होता है, राइट, पानी की भी कम जरूरत होती है, क्योंकि आज ग्राउंड लेवल काफ़ी नीचे चला गया है। तो ऐसी कंडीशन में ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको उसके पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ये ध्यान में रखना होगा कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी उसमें रहते हैं, और CO2 जो होती है, जो कार्बन की मात्रा होती है, कार्बन की जो क्वांटिटी होती है, वो भी मिट्टी से बाहर नहीं निकलती है, और कॉस्टिंग भी कम आता है। तो इस तरीके से इवेपोरेशन भी नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं आपको कहूँ कि हम कम समय में जो है कम कॉस्ट में, कम टाइम में हम एक अच्छी फसल ले सकते हैं, किसके माध्यम से, जीरो टिलेज। ठीक है, एक तो ये बात बताई। और हम क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ जो है हम जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं। हम जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग कर सकते हैं, इसके बारे में अलग से पढ़ाऊंगा, ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जीरो बेस्ड, ठीक है, मतलब कम लागत में हम नेचुरल फार्मिंग जो है, परंपरागत तरीके से जो हम खेती करेंगे जीरो बजट में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमें ये समझना होगा कहीं ना कहीं ये भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का पार्ट है। जीरो बेस्ड, नाम से देखिए, जीरो बेस्ड, कॉस्टिंग नहीं है इसमें, नेचुरल फार्मिंग है परंपरागत तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि जो क्लाइमेट टॉलरेंट जो क्रॉप है, हमें उन्हें उगाना चाहिए। क्यों उगाना चाहिए? बिकॉज वो जैसे शुगर केन है, आप शुगर केन की खेती जो है अब लगातार करेंगे तो पानी है नहीं, तो जो हमारा ग्राउंड लेवल है, वाटर नीचे चलता चला जाएगा, तो हमें आगे जाके पानी की प्रॉब्लम होगी, फिर हम इरिगेशन के लिए क्या करेंगे। इसलिए हमें क्रॉप ऐसी उगानी चाहिए जिससे कि जो है पानी कम लगे। जैसे कि मिलेट्स जो होते हैं, राइट, मोटे अनाज जो होते हैं, अगर हम उनकी खेती करते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा होती है, पोषक तत्व भी ज़्यादा होते हैं, पानी की भी कम खपत होती है। अब आप देखेंगे पंजाब में धान की खेती बहुत ज़्यादा होती है, और धान की खेती ज़्यादा होती है, इसमें पानी ज़्यादा लगता है। अब महाराष्ट्र में देखेंगे तो महाराष्ट्र में शुगर केन की खेती ज़्यादा होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्रॉप जो है, यहाँ पे लिखता हूँ क्रॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में, मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, सस्य विविधीकरण। सस्य विविधीकरण क्या बोलते हैं, फसल विविधीकरण। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि जैसे पंजाब के किसान है, क्या करते हैं, एक ही खेती करते हैं लगातार, तो उससे क्या होता है, मिट्टी की हालत खराब हो जाती है, पानी ज़्यादा लगता है, ठीक है, और साथ ही साथ फिर जब मिट्टी की हालत खराब हो जाएगी तो फिर क्या होगा, आप आगे क्रॉप नहीं कर पाएंगे। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप डिफरेंट क्रॉप उगाएं, राइट, कम पानी वाली, ज़्यादा पानी वाली, डिफरेंट टाइप की क्रॉप आप ले सकें। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए हमारा जो इकोलॉजी, इको बैलेंस है, वो बना रहेगा, और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का तो पार्ट है ही है। तो हम इस पर भी अलग से चर्चा करेंगे, मैं आपको इसमें भी बताऊंगा, जीरो टिलेज पे भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके, और जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग पे भी बताऊंगा, बिकॉज मेरा जो टॉपिक है आज वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी, जो आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।